और हमारी टीम लगातार रिपोर्टिंग कर रही है कीव से। आपको सुबह धमाकों की तस्वीर दिखाई, सड़कों पर टैंक है और कीव को चारों तरफ से घेर लिया है रशिया ने। मैं मृदुल शर्मा, मेरे सहयोगी शवन सेन और मेरे वरिष्ठ कैमरामैन सुरेंद्र रावत रिपोर्टिंग के दौरान जब आगे लगातार बढ़ते रहे तो एक शेल्टर होम मिला है। सबसे पहले मैं शेल्टर होम की आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, वहाँ क्या माहौल है। ये आप देखिए, ये शेल्टर होम है और ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। देखिए, ये तो हम अभी छोटी सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा ये शेल्टर होम है, कुत्ते और आसपास डॉग्स और बच्चों के साथ पूरे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरा दूर तक है। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि आपको, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी के रीज़न ऐसे हैं जहाँ हम दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी देखिए बच्चों को लेकर। कहना चाहेंगे कि ये जो शेल्टर रूम है, ये शेल्टर जो बना हुआ है, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे है, एरिया हम नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह से ऐसे कई सारे शेल्टर बने हैं कीव में। जब भी सायरन बजती है तो लोगों को कहा जाता है कि ऐसे जो शेल्टर्स बने हुए हैं बेसमेंट में, सबसे सुरक्षित तो वो महसूस वहीं पे करते हैं जहाँ पे मेट्रो बने हुए हैं। आप देख सकते हैं परिवार सहित हर कोई यहाँ पे बेसमेंट्स में आ चुके हैं, शेल्टर्स में रह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से रूस की आर्मी कीव के अंदर घुसे चली आ रही है, तो उससे डर ये है कि रात के वक्त जो बमबारी कल हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं, रावत जी आप भी आ जाइए, फिर मृदुल भी आ जाएगा, कि रात के वक्त ही सबसे ज़्यादा जो बमबारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कल हमने देखा कि करीबन 4 बजे कीव में 2 बड़े जो एक्सप्लोजन्स हुए थे। और अगर बात करें कि बाकी इलाकों में जो हम सुन नहीं पाए थे, करीबन 3 डज़न मिसाइल अटैक्स हो चुके हैं कीव में। थोड़ी देर पहले हम तीनों ऐसे जगह पे गए थे जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि जो नॉर्थ वाली साइड पे धुआं उड़ रही थी, और मृदुल भी बता सकता है थोड़े उस डिटेल्स में। रावत जी, ये जो तस्वीरें हमने करीबन यहाँ इंडिया टाइम में 9 बजे के करीब जब हमने हमारे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के शो में हमने वो तस्वीरें दिखाए थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसी जगह पे सुबह हम गए थे और हमने वहाँ उसी जगह पे लाइव किया था। और एक्चुअली वो ब्रिज है जो एक रिवर को क्रॉस था, उसको बम्बार्डमेंट करके गिराया गया था और बहुत धुआं आ रहा था उससे, मतलब पूरा एकदम बड़ा एक्सप्लोजन था, धुआं आ रहा था। तो हर जगह इस तरह के मैं ये रावत जी, आप एक बार थोड़ा कैमरा पकड़ लीजिए और मृदुल थोड़ा इधर आ जाइए। अभी हम लोग क्या करेंगे कि सुबह को हमने अपने दर्शकों को ये कहा था कि इस बार सवाल लेंगे, पर कोशिश ये करेंगे कि अगले 2-3 मिनट में मैं और मृदुल आपको पूरे दिन का जो हमने एरियाज़ देखे, क्या हमें समझ में आया, क्या हम कर सकते हैं, ये सब की पूरी जो जानकारी आपको देना चाहेंगे। सबसे पहले मृदुल को मैं कहूँगा कि मृदुल आप शुरू कीजिए, आपने क्या क्या देखा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या क्या मैंने देखा है। सुबह 4 बजे का वक्त था और 4 बजे का वक्त था, ज़ोरदार धमाका हुआ। जो मेरे सहयोगी हैं सुरेंद्र, वो तुरंत उठते हैं और वो तुरंत बताते हैं कि ज़ोरदार धमाका हुआ है। हम खिड़की के बाहर देखते हैं तो सब कुछ सन्नाटा नज़र आता है। फिर लगातार ये भी आवाज़ आई सायरन की कि ज़ोरदार, मैं कहूँगा सुरेंद्र जी पास आ जाइए, आवाज़ क्योंकि आना चाहिए। तो धमाका होता है और उसके बाद हम फिर कीव के सड़कों पर निकलने की कोशिश करते हैं। सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त था जब हम बाहर अपने चैनल के लिए लाइव दे रहे थे। हमारे सहयोगी ने तस्वीरें देखी, शवन ने तस्वीरें देखी, फाइटर जेट्स किस तरीके से आसमान में उड़ रहे हैं वो सब ने देखा। और हमारे पास से आर्मी का हेलीकॉप्टर गुजरता है और एक नहीं 2 हेलीकॉप्टर गुजरते हैं और इतनी पास रहते हैं, बहुत लो हाइट पे वो उड़ रहे थे। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि सुबह बहुत ही भयानक हुई थी, बहुत डरावनी थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता रहा और हमने जो रात में धमाके सुने थे, जो रात में धमाकों की तस्वीर आई थी, हमारी टीम फिर पहुंच जाती है वहाँ पर। और वहाँ पर हमने देखा कि 12 फीट का ऐसा गड्ढा बना हुआ था जो हमने फेसबुक के ज़रिए भी बताया, और वहाँ पर किस तरीके से तबाही मचाई गई थी। शवन वो तस्वीर देखी। उसके बाद लगातार हमारा सफ़र आगे बढ़ता रहा और फिर हम उस जगह पर पहुंच गए जहां सड़कों पर रूस की आर्मी पहुंच गई थी। शवन, आप उस दौरान मौजूद थे, क्या और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो सड़कों पर दिखी, जो आमतौर पर कोई नहीं देख सकता अपनी ज़िंदगी में?
चलिए एक काम करते हैं कि जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन हमने यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री से हमें मिला है, और साथ ही साथ जो हमने देखा है उस चीज़ों के बारे में आपको मैं कहना चाहूँगा। कीव की अगर पूरी डिस्क्रिप्शन मैं करूँगा कि किस तरह का शहर है, कितने लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा पूरे यूक्रेन में अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कीव में है, और कीव के अलावा उसके दूसरा बड़ा शहर है खार्किव। कीव में तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 4.6 टोटल 4.6 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि कीव में सबसे ज़्यादा। अब जो चीज़ हम सुबह से लगातार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कोशिश इस वक्त रूस के आर्मी का है, या व्लादिमीर पुतिन खुद कहते हैं कि अगर ये चीज़ सब बंद हो जाएगा कि अगर यूक्रेन की मिलिट्री सरेंडर कर, और ये चीज़ हमने पहले भी कहा है कि जो हमारा अनुभव रह चुका है कि एक तरह से अगर प्रेशर यूक्रेन के सरकार के ऊपर वो डाले तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आकर वो सरेंडर कर देंगे, जिसके कारण कीव में ही हमला बोला जा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि मिसाइल्स छोड़े जा रहे हैं, लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो कीव के नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न सबर्ब्स और ओब्लोनोव करके जो इलाका है, जो तस्वीरें हमने करीबन 9 बजे अपने रिपब्लिक टीवी में हमारे एडिटर इन चीफ के शो में हमने दिखाया, और वहाँ से लगातार हम जो देख रहे थे कि धुआं उड़ रहा था, और जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि इंटेंस बैटल उसी इलाके में हो रहा था। और उसके बाद हम देखें कि उस इलाके से नॉर्दर्न सबर्ब से कुछ टैंक्स आने शुरू हो गए, और एक ऐसा जगह है जो जहाँ पे हम लोग क्रॉस करके जा रहे थे, अलेक्जेंडर की तरफ जब जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने देखा, मृदुल ने सबसे पहले ये चीज़ देखा कि कई सारे यूक्रेन आर्मी के लोग वहाँ पे थे। और दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि अब क्या है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम लोग रिपोर्टिंग करें, जो यूक्रेनियन आर्मी की जो पोजीशंस हैं उसे डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि उनके लिए एक तरह से बहुत ही बड़ा चुनौती है इस वक्त की रूस की आर्मी को रोके। आखिरकार 2 दिन में क्या होने वाला वो अलग ही चीज़ है, बट ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि लगातार यूक्रेन आर्मी कह रही है कि वो रेजिस्टेंस हो रहा है, वो युद्ध में डटे हैं, और अब तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया कि वो सरेंडर करना चाहेंगे। टोटल अगर बात करें कि करीबन कितने टैंक्स को उन्होंने अटैक किया, उन्होंने पूरा ख़त्म उन्होंने कर दिया, वो है करीबन 13 से 14 ऐसे टैंक्स हैं। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 1000 जो नंबर यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री इस समय क्लेम करी है, वो है 1000 रशियन ट्रूप्स के जो सोल्जर्स हैं उनको मार गिराया है। और इस नंबर की पुष्टि करना बहुत ही मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि ये दोनों तरफ जब एक लड़ाई युद्ध होते हैं तो दोनों तरफ से एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चलती रहती है। ये रशिया की अगर माने तो रशिया भी वही कहेगी कि कितने सारे, बट इंडिपेंडेंटली अगर बाकी जो नंबर्स इस वक्त आ रहे हैं, यूके का कहना है कि टोटल 194 यूक्रेनियंस के मौत हो चुके हैं इस पूरे युद्ध में। इसमें से कितने सिविलियंस है या कितने सोल्जर्स है वो हमें नहीं पता। और मैं 2-3 मिनट और लेना चाहूँगा आप लोगों को ये बताने के लिए कि जो बाकी इलाकों में क्या चल रहा है। हमने कुछ तस्वीरें हमें मिली हैं, जो तस्वीरें से साफ जाहिर होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम है उसे ख़त्म कर दिया गया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर एक तरह से बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि रूस की आर्मी एरियल बॉम्बिंग करने की जो उनकी जो कोशिश चल रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में वो सफल हो चुके हैं। हॉस्टोमेल करके जो एयरफील्ड है, वो एयरफील्ड यूक्रेन के पास अब नहीं रहा, वो रूस ने कैप्चर कर लिया। एंटोनोव की बात हमने ऑलरेडी दोपहर को जिक्र किया था मैंने, और वो एयरफील्ड को भी रूस के आर्मी ने कैप्चर कर लिया। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रेशर लगातार बढ़ती जा रही है। और हम इस वक्त क्यों इस शेल्टर में हैं, क्योंकि कई इलाकों में सायरन्स बजने शुरू हो गए थे, और सायरन्स बजने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे जो कई सारे शेल्टर्स हैं, 30 से 40 शेल्टर्स ऐसे होंगे कि में जहाँ पे रहना पड़ेगा। तो आखिरकार यही एक तरह से देखा जाए तो अपडेट ये रहा है। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो अब तक आए हुए हैं, कई सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इसके बारे में जिक्र किया है, और उसमें लिखा है कि
वो कह रहे हैं कि 1 से लेकर 4 दिन के बीच में कीव यूक्रेन सरकार के साथ नहीं रहेगी, रशिया इसे कैप्चर कर लेगी। पर इससे पहले एक ऐलान जो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने किया वो ये है कि मिन्स्क में, जो बेलारूस में है, मिन्स्क में नेगोशिएशन की बातचीत चल रही है, बट उसमें भी एक कंडीशन उन्होंने रख दिया। वो कंडीशन ये है कि मिलिट्री को सरेंडर करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो डिसीजन उनको लेना पड़ेगा कि क्या करेंगे इसको लेकर, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। बट यही बात है कि जैसा आपको सुबह को हम लोग जो तस्वीरें दिखाए थे, इसमें सिविलियन पॉपुलेशन पे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट। बिल्कुल, और मैं उसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करना चाह रहा था, क्योंकि ये तो बात हुई कि युद्ध कैसे हो रहा है, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, देश किस तरीके से लड़ रहे हैं, कैसे वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसके इतर एक तस्वीर हमने देखी और वो तस्वीर बहुत ही भावुक करने वाली है। लोगों के पास खाना नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं। हमारी इंडियन स्टूडेंट्स से बात हुई है, जो भारतीय छात्र हैं जो खार्किव में फंसे हुए हैं, वो मेट्रो के अंदर बेसमेंट में बंद हैं, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, खाने का सीमित सामान है, पीने के लिए पानी नहीं। और जब हम सड़कों पर निकले दिन भर से रिपोर्टिंग करते हुए, हम जब पानी के लिए पहुंचे तो हमें भी पानी की दिक्कत सामने आई। पानी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महंगा भी है और पानी जो है वो धीरे धीरे दुकानों से ख़त्म होता जा रहा है। लोग जो राशन है, जो पानी है, उसे इकट्ठा कर रहे हैं। और यही तस्वीर बताती है कि युद्ध में महिलाएं, बच्चे और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कितना परेशान हो रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, सायरन बजने के बाद भागना, शेल्टर की तरफ मूव करना, मेट्रो स्टेशन में भीड़ लगी हुई है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि जब फर्श पर वो बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी कितनी मुसीबत है उनके सामने और कोई चारा नहीं है और किसी को पता नहीं है कि ये कब तक चलने वाला है। आज तीसरा या चौथा दिन है और मुझे लगता है कि 3-4 दिन और ऐसी स्थिति रहेगी तो बहुत दिक्कतें सामने आ जाएंगी। इन्वेजन की बात करें तो अब तो सिर्फ ये दूसरा ही दिन हो चुका है। हाँ, वैसे दूसरा दिन है, लेकिन परेशानी जो है, क्योंकि परेशानी जैसे ही खबरें आने लगी थी लोग भागने लगे। ये तो दिनों की बात नहीं करें, ये तो सालों की बात करें, क्योंकि लगातार जब लोगों से बात कर रहे थे कि वो उनका एक ही चीज़ कहना है कि देखिए, आपको लग रहा है कि ये युद्ध दोनों देशों के बीच में पिछले कुछ महीनों की बात है। ये महीनों की बात नहीं, ये कई सालों से है। करीबन 8 साल की बात कर लें तो यूक्रेन के जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं इस पूरे लड़ाई से, और उनको यही चाहिए कि कहीं ना कहीं पीस हो। यही चीज़ हमने बहुत सारे जगह में देखे, हमारे जो एक्सपीरियंस रह चुके हैं कि दूसरे इलाकों में। बट एक चीज़ मैं मृदुला भी करना चाहिए हमें कि हमने सुबह को सब हमारे व्यूअर्स को हमने कहा कि हम अब सवाल लेंगे। हमने अपना जो हमने आज पूरे दिन का जो हमने देखा, मैं आपके सामने हमने अब रख दिया है। अब ये करना चाहेंगे कि आपके साथ डायरेक्ट बातचीत करना चाहेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। मृदुल देख रहे हैं कि जो आप सवाल भेजेंगे, तो यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने सवाल भेजिए ताकि हम डायरेक्टली आपके जवाब दे सकें। और आपको अगर लगे कुछ कन्फ्यूजन, कुछ लोग ने मृदुल, मैं एक लाइटर नोट पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। कुछ लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है हमारी रिपोर्ट को। बहुत अच्छी बात है, क्रिटिसिज्म लेनी चाहिए। बहुत समय ये बोलते हैं कि अरे इनको ये नहीं पता कि ये टैंक है या ये इन्फेंट कॉम्बैट व्हीकल्स है। सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट जोन में, ये चीज़ मैं समझाने के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत समय क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में एक पत्रकार के लिए बहुत सारे मुश्किलें होते हैं। उस वक्त आपके दिमाग में क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, उसको लेकर भी हमें बहुत रिस्ट्रेंट रहना पड़ता है। क्योंकि देखिए, क्या होता है कि जज्बाती होकर बहुत सारी चीज़ें निकल जाए, ये चीज़ ठीक नहीं है। गलतियां हमसे होती हैं, बट ये चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो 10 साल के ऊपर के एक्सपीरियंस है, उसे एक्सपीरियंस हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको सटीक खबर ला के दें। अगर कोई भूल चूक हो जाती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन में वो भूल ना हो। और जो इमेजेस, जो तस्वीरें हम लाते हैं आपके, जो आर्मी की जो तस्वीरें, वो कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर बाद आपको दिखाएं। तो वो सब कोशिश हम लोग ज़रूर करते हैं। चलिए कुछ सवाल ले, बिल्कुल कुछ सवाल ले लेते हैं। इंडियन स्टूडेंट से क्या बात हुई है और आपका क्या सजेशन दिया है?
इंडियन स्टूडेंट्स से क्या बात हुई है, तो मैं बता देता हूँ कि लगातार इंडियन स्टूडेंट्स के हम संपर्क में, भारत से भी कई लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उनसे संपर्क करें और उनको हम यही कह रहे हैं कि अभी आप जहाँ भी हैं कोशिश करें कि वहीं रहें। और हम संपर्क में लगातार लगे हुए हैं, एम्बेसी से संपर्क करने की हमारी कोशिश है। हम जो अथॉरिटीज़ हैं उनके नंबर चाहते हैं कि तुरंत हमें मिल जाएं और यहाँ से स्टूडेंट्स को कैसे निकाला जाए, ये सबसे पहले हमारी कोशिश है। और मैं ये बात फिर कहूँगा श्रवण कि हमसे पहले हम चाहते हैं कि छात्र जो हैं वो अपने घर चले जाएं, ये हमारी पहली कोशिश रहेगी। और मैं इसलिए इस लाइव में बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ ने हमें वीडियोस भी भेजे हैं और हम वो वीडियोस भी लगाएंगे। और जो आपने रिपोर्टिंग की बात की उसमें मैं एक पॉइंट ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि तरह तरह के लोग बातें कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उन बातों को कैसे लें, क्योंकि आज की जो तस्वीर है वो सिर्फ हम देख रहे हैं। और जब भारतीय छात्र लौटेंगे तो जो लोग कहानियाँ बता रहे हैं या ये कहना चाहते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप उनसे ज़रूर पूछिए कि यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ के हालात कैसे हैं। अगर आपके घर के बगल से कोई गोली चलाएगा, बम फूटेंगे, टैंक गुजरेंगे, इन्फेंट्री व्हीकल गुजरेंगे, तो आप क्या करेंगे? मुझे यही जानना है और यही समझना है कि आज की जो स्थिति है वो लोगों को डरा रही है, यूक्रेन के लोगों को। भारत में बैठकर लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के लोग कितने परेशान हैं। श्रवण, हम तस्वीरों में देख रहे हैं वो महिला जो आज रो रही थी। वही चीज़ मैं ये कहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ आर्मी की लड़ाई नहीं होती। एक पत्रकार होने के नाते हम पर भी काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। कॉन्फ्लिक्ट जोन से कवर करना कोई आसान बात नहीं होती, उसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि देखिए, लगातार हम जो खबर आपके पास पहुंचाते हैं उसका असर पर कोशिश ये करते हैं कि भावुक ना होए, क्योंकि अगर भावुक हो जाते हैं तो रिपोर्टिंग निष्पक्ष नहीं होता। और इसी कारण हम कोशिश यही करते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट्स बेस्ड। यूक्रेन के साथ कितनी कंट्री है, ये सवाल पूछा है। देखिए, अगर आप यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के जो आखिरी एड्रेस देखें उसमें वो कहते हैं कि उनके जो कोशिश रहा है वो कोशिश रहा है कोलिशन बनाए। वो कोलिशन वेस्ट के जितने भी देश है, यूके की बात करें, कनाडा हो गया, यूएस खुद उस कोलिशन को लीड करने की कोशिश करते हैं, जर्मनी हो गया, उसके बाद कई सारे जो पड़ोसी देश हैं, यूक्रेन के पड़ोसी देश, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, ये सब देश सब कोशिश तो यही कर रहे हैं कि यूक्रेन को बचाएं। इस वक्त इवन टर्की की बात करें, टर्की भी सवाल उन्होंने उठाया है। और मदद की बात करें तो अब तक क्या क्या मदद उनको मिल चुका है। मिलिट्री एड जो उनको मिला है वो यूके से मिला है, लिथुआनिया से मिला है, एस्टोनिया से मिला है, टर्की से मिला है। हर किसी ने कुछ चीज़ें उनको भेजा है। जैसे यूके की अगर बात करें तो यूके ने जो कई सारे से मिसाइल्स हैं उन्होंने भेजा है। यूएस से उन्होंने डिमांड की थी कि जेवलिन मिसाइल्स उनको भेजा जाए। कुछ ऐसे मिसाइल्स की तस्वीरें भी आए हैं जो जिसे रूस की आर्मी ने कैप्चर कर लिया है। तो देखिए, एक तरह से यूक्रेन को कहने के लिए तो बहुत लोगों ने कहा है कि वो सपोर्ट करते हैं, कि आखिरकार ये जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो जहाँ तक हमें लगता है कि ये यूक्रेन आर्मी की लड़ाई है और वो खुद लड़ रहा है। सपोर्ट की बात करें, ज़रूर सपोर्ट दिया जा रहा है, बट आखिर में ये इसमें फ़र्क ये है कि वो खुद अकेले लड़ रहे हैं। इसके साथ ना मैं एक चीज़ जोड़ना भी चाहूँगा कि अगर कोई सवाल नहीं हो तब तक एक छोटी सी बात मैं कर दूँ। अफ़गानिस्तान की बात करें, क्योंकि मैं करीबन 3 बार वहाँ पे जा चुका हूँ। 2010 में था वहाँ पे, और वहाँ पे देखिए जिस तरह से वेस्ट ने नेटो ने जो फोर्सेस वहाँ पे थे, स्पेशल ऑप्स जो वहाँ पे थे, और उनकी जो बातें थी कि ट्रेनिंग दिया जाएगा, लोकल अफ़गान्स को ट्रेनिंग दिया जाए, अफ़गान आर्मी को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जब कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले जब हमने देखा कि तालिबान ने जो कैप्चर कर लिया था एक के बाद एक जो प्रोविंसेस थे, शुरुआत अगर कांदाहार से करें तो काबुल तक लगातार, मतलब ये कहा जा रहा था कि पैक ऑफ कार्ड्स, अंग्रेज़ी में पैक ऑफ कार्ड जैसे गिरते जा रहे थे। और तब सवाल ये उठा था कि ये जो ट्रेनिंग दिया गया था, नेटो ने जो अफ़गानिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग दिया था, उसका हुआ क्या।
अगर वही चीज़ को अगर आप यहाँ पर लाए, उसी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर लाए, यहाँ पे देखिए यूक्रेनियन आर्मी की भी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे देशों ने यूक्रेनियन आर्मी को मदद किया है। बट ये कहना बहुत ज़रूरी है कि एक दिन बीत चुका है, ये दूसरे दिन है, जंग का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में एक तरह से स्टिफ रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि रूस की आर्मी बहुत आसानी से घुस गए हैं, दूसरा दिन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट देना चाहिए यूक्रेनियन सरकार को और यूक्रेनियन आर्मी को कि रूस जैसा बड़े आर्मी, एक रूस विश्व में माना जाता है यूएस के बाद, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी है। और कॉम्बैट पावर अगर देखा जाए, खाली सिर्फ एयरक्राफ्ट की मैं आपको अगर बात कहूँ तो 300 के ऊपर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रूस के पास है। उसके कंपैरिजन में अगर यूक्रेन की देखें तो उसके आधे भी उनके पास नहीं है। तो उनके लिए एक सिर्फ एक चुनौती नहीं, मैं तो ये कहूँगा उनके लिए बहुत बड़ा सा पहाड़ है जो उनको तोड़ना पड़ रहा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप कैसे आएंगे? उसका जवाब हमारे पास भी नहीं है, हमारे परिवार वालों को भी हम इसके जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप जैसे हमारे परिवार वालों को भी बहुत इस वक्त चिंता है। और कभी कभी ये लगता है कि सिर्फ हमारे साथ वो स्ट्रेस सिर्फ हम नहीं लेते, हमारे परिवार वाले भी बहुत लेते हैं। और कहीं ना कहीं अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, हमारे परिवार वालों का सपोर्ट नहीं होता, तो हम लोग ये काम कर ही नहीं पाते। और आपके जवाब नहीं दे पाते, हम लोग वापस कब जाएंगे। बट यही चाहूँगा कि सुरक्षित वापस जाए। बट जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, सोच समझ कर हम लोग आपके लिए रिपोर्ट ज़रूर लेंगे।